देख रहे हैं तेज खबर 24। मैं हूं आपके साथ अयाज। तेज खबर 24 को अब देखिए नए क्लेवर में हम लेकर आए हैं नया एपिसोड फेस टू फेस। मैं हूं प्राची। फेस टू फेस में हम अपने मेहमानों से कराएंगे आपका आमना सामना। मैं हूं अंशिका। हम आपको दिखाएंगे मेहमानों की कहानी और सुनाएंगे उन्हीं की जुबानी। मैं हूं आरिफ। हम आपको कराएंगे अधिकारियों, नेताओं और समाज के उभरते लोगों से रूबरू। मैं राहुल। हम आपको दिखाएंगे ऐसा सच जिसे आपने न देखा होगा और न ही सुना होगा। तो आइए चलते हैं और करते हैं फेस टू फेस। हेलो फ्रेंड्स, तेज खबर 24 से मैं हूं आपकी होस्ट प्राची पांडे और आज हम आए हैं अपने नए मेहमान के पास जिन्होंने बिल्डर से लेके नेता तक का सफर तय किया है, इंजीनियर राजेंद्र शर्मा के पास। तो आइए जानते हैं उनके निजी जीवन और राजनीतिक सफर के बारे में कुछ खास और दिलचस्प बातें। सबसे पहले तेज खबर 24 फेस टू फेस में आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए नमस्कार और आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपने शिक्षा कहाँ से हुई आपकी और आपके घर परिवार का जो था वातावरण और बैकग्राउंड क्या था, आपके माता पिता क्या करते थे? देखिए, मेरा जो मूल स्थान है, जो हम लोगों का पैतृक गांव है, वो मनगावा क्षेत्र में है, जरौट। और मेरे पिताजी MBBS डॉक्टर थे और बाद में सिविल सर्जन जॉइंट डायरेक्टर होके DHO होके रिटायर्ड हुए। और मेरी मम्मी जो थी वो हाउसवाइफ थी, गृहिणी थी। और मैंने इंजीनियरिंग की रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज से। स्कूलिंग मेरी मॉडल स्कूल रीवा से हुई और इसके बाद मैंने थोड़े दिन नौकरी के लिए हाथ पांव मारे। उस समय सिविल इंजीनियरिंग में बड़ी बेरोजगारी थी, तो हालांकि मैंने ऑनर्स से इंजीनियरिंग की, 76% थे मेरे। और नेशनल स्कॉलरशिप में 11th में मेरी 488 रैंक थी। और लगभग देश के सभी अच्छे कॉलेजेस में मेरा एडमिशन हुआ। और मैंने रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, सिविल से इंजीनियरिंग। उसके बाद हम लोग जब पास आउट हुए 1985 में, तो बहुत अनएम्प्लॉयमेंट था, बहुत बेरोज़गारी थी। और उस बेरोज़गारी के कारण हम लोग जॉब मिला नहीं। तो मैं परिस्थितिजन्य बिल्डर हूँ। सर, ये कह सकते हैं कि आप स्टूडेंट बहुत अच्छे थे। हाँ, एजुकेशन में मेरा इंटरेस्ट था, पढ़ने लिखने का शौक़ था और अभी भी। सर, आप राजनीति में पहले से आना चाहते थे या फिर बाद में आपने निर्णय लिया राजनीति में आने का? कैसे आप राजनीति में आए? देखिए, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा का प्रेसिडेंट था और विश्वविद्यालय में भी मनोनीत अध्यक्ष हुआ। और जब मैं कॉलेज से जस्ट निकला तो मुझे यूथ कांग्रेस में, उस समय ब्रजभूषण शुक्ला वगैरह यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो मुझे इन्होंने कार्यकारिणी सदस्य बनाया। इसके बाद मैंने फिर अपने राजनीति में बना रहा। कांग्रेस पार्टी से मेरा गहरा जुड़ाव और कांग्रेस की विचारधारा से बहुत आस्था रही है मेरी। मैंने नेहरू जी को बहुत पढ़ा, नेहरू जी से प्रभावित रहा, इंदिरा जी से प्रभावित रहा और कांग्रेस से शुरू से जुड़ा रहा। फिर अपने काम भी करता रहा। धीरे धीरे वो मेरे ग्रोथ पीरियड था। उस समय मैंने व्यवसाय शुरू किया, धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो राजनीति से ज़्यादा मैंने अपने ऊपर समय दिया, अपने व्यवसाय पे समय दिया। इसके बाद लोकसभा चुनाव आया, जिसको सुंदरलाल तिवारी जी ने लड़ा।
उस चुनाव में पहली बार मैंने चुनाव में सक्रिय होके सुंदर भैया का काम किया है। काम और बढ़ा और फिर 2003 में जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश से गई, उसके बाद जो महापौर का चुनाव था 2004, उसमें मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। रीवा के श्रीनिवास तिवारी जी नेता थे, श्रीनिवास तिवारी जी की अनुशंसा थी, दिग्विजय सिंह जी, मेरे पे हमेशा उनका आशीर्वाद रहा है, तो मुझे मेयर का टिकट मिला। मैं वो चुनाव नहीं जीत पाया। उसके बाद मैं कांग्रेस में सक्रिय तरीके से शहर रीवा विधानसभा की राजनीति करने लगा। मैंने जितने लोकसभा चुनाव हुए होंगे तो सब में मैंने रीवा विधानसभा में लोकसभा प्रत्याशी का संचालन किया। 2008 में फिर मैंने विधानसभा चुनाव जीता। सर, जैसे कि आप पहले बिल्डर थे, उसके बाद आप विधानसभा चुनाव लड़े, तो कैसा राजनीतिक सफर कैसा रहा? मेरा राजनीतिक सफ़र अच्छा रहा। मुझे ये बात सही है कि मुझे सफलता नहीं मिली, मैंने 2 चुनाव लड़े, पर मैंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मैंने बहुत काम किया है, यूथ के साथ बहुत काम किया। आप बहुत सारे ऐसे कांग्रेस में ज़िले में लोग हैं, लड़के हैं जो काम कर रहे हैं, और शहर में पार्षद हैं जिनको मैंने राजनीति में प्रवेश कराया, जिनकी सदस्यता मैंने कराई। मैंने लोगों के बीच में बहुत काम किया और मैंने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए काम किया, कांग्रेस के विचारों को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस के सिद्धांत पे काम किया और लगातार करता रहा। सर, अभी तक के आपके जीवन की ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई पल जो आप जीवन में कभी भूल नहीं सकते, या यूँ कहें कि कभी भूलना भी नहीं चाहते हैं, कुछ हमारे दर्शकों से शेयर करें। ऐसी कोई चीज़ मैंने कभी ध्यान नहीं दी कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ हो कि जो मुझे बहुत मतलब रोमांचित करता हो। ऐसा कोई पल आया नहीं और मैंने कभी कोई दुर्घटना जो आपको अंदर से झकझोर दी हो? देखिए, मेरे साथ सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी हुई वो मेरे पिताजी की डेथ थी। वो बॉम्बे हॉस्पिटल एडमिट थे, मैं उनको लेके गया बॉम्बे हॉस्पिटल। यहाँ जिद्दवश लेके गया है, उनकी तबीयत खराब थी और डॉक्टर बहुत पक्ष में नहीं थे। उनको लेके गया, वहाँ वो ठीक भी हो गए और अचानक से उनकी डेथ हुई। तब मैं वहाँ लगभग अकेला था और मेरे दिमाग में था कि पिताजी को मैं अपने घर वापस लाऊंगा। मैं उनकी डेड बॉडी लेके मैं अकेला रीवा आया। वो एक पल था, वो उस समय 36 घंटे लगे थे मुझे बॉम्बे से रीवा आने में। वो 36 घंटे का सफ़र जो था वो बड़ा मतलब ऐसा सफ़र था जिसमें मैं बहुत कुछ मैंने सोचा, बहुत ऊंचाई नीचाई देखी अपने जीवन की। और एक चीज़ मैंने वो उस समय एक विशेष चीज़ महसूस की कि जब उनकी डेथ हुई, उनकी डेड बॉडी हम लोगों को मिली, तो उस समय मेरे पास कुछ लाने के लिए वाहन नहीं था। तो मैंने उसको मोर्ग में रखा डेड बॉडी। उस समय मैं लगभग अकेला था। मैंने देखा कि आदमी सबसे अधिक मजबूत तब होता है जब वो अकेला होता है, और वो एक बड़ा ट्रेजिक मोमेंट था मेरी ज़िंदगी में। और मैं अकेला लड़का था और उसके बाद ही यूँ कहिए कि मैंने डिसाइड किया कि अब मैं रीवा में सेटल होऊंगा, क्योंकि मेरे को फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो मैंने अपना वो रास्ता छोड़ दिया जो मैंने पिताजी के जीवन के समय तय किया। मैं आपको बताऊं, मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। मैं दिल्ली में था और दिल्ली में मैं पढ़ाई कर रहा था, और उस समय पिताजी की तबीयत खराब हुई और मेरे को रीवा लौटना पड़ा। और वहाँ से मेरा ये बिजनेस वाला कैरियर शुरू हो गया। ये सर, आपके सामने बीजेपी का एक मजबूत संगठन है, तो कम समय में आप कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, बीजेपी का यही संगठन दिल्ली में भी था, जहाँ बीजेपी की 3 सीट आई। यही संगठन पंजाब में था। तो संगठन क्या करेगा जब बीजेपी के काम से जनता रुष्ट हो जाए? संगठन बीजेपी का, मैं इस बात की प्रशंसा करता हूँ
कि बीजेपी का कार्यकर्ता बहुत संघर्षशील है, बहुत मजबूत है। पर जितने बीजेपी के कार्यकर्ता संघर्षशील मजबूत हैं, उतने ही बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय किया है। उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की है, धनार्जन में पूरे टाइम लगे रह गए और कार्यकर्ता बेचारा बूथ मजबूत करता रह गया। तो इससे जनता के बीच में जो भावना है उसमें कार्यकर्ता उस नेता और जनता के बीच की कड़ी का काम नहीं कर पाए। सर, आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो कौन से मुद्दों को लेकर जनता के बीच आएंगे? देखिए, आगामी विधानसभा में हमारे पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। देखिए, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, प्रादेशिक मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे हैं। सबसे बड़ी बात हमारा नौजवान बेरोजगार। दूसरी, महंगाई इतनी बढ़ गई कि घर का बजट एक्सीड कर गया, बढ़ गया। लोगों को अपने खर्चे कंट्रोल करने पड़ रहे हैं। आज एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति ये सोचने लगा है कि मैं ये काम करूं कि नहीं करूं, डरने लगा, क्योंकि आपके खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई। तो महंगाई, बेरोजगारी, इसके बाद जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि बीजेपी ने सत्ता पाने के लिए हमारे देश की संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट कर दिया, हमारे देश के लोकतंत्र को डैमेज किया। हमारे देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे ईडी है, सीबीआई है, इनका सबका दुरुपयोग शुरू हो गया। इलेक्शन कमीशन है, इनका दुरुपयोग शुरू हो गया। जो स्वायत्ता थी, स्वायत्त संस्थाएं थी, जो स्वतंत्र संस्थाएं थी, उन पे हमला होने लगा, उनकी स्वतंत्रता बाधित होने लगी। बीजेपी लोगों को डरा के अपने काम करा रही है, चुनी हुई निर्वाचित सरकारों को गिरा रही है, विधायक खरीद रही है। ये चीज इस देश में कभी नहीं हुआ जो बीजेपी ने किया। प्रलोभन देके किसी को अपनी तरफ बुलाना एक अलग बात होती है, पर धन बटा के, ईडी से छापा लगवा के, सीबीआई से पकड़वा के, इनकम टैक्स से पकड़वा के और वहाँ की सरकार गिरा देना, लोगों को उलझा के, ये हर स्टेट्स में हो रहा है, अलग अलग जगह हो रहा है। इसके खिलाफ एक जन आक्रोश है। जन आक्रोश ऐसा है कि मैंने अगर कोई चीज़ प्राप्त की तो मुझे हमेशा अपने निर्णय पे अभिमान होता है, और मेरा निर्णय अगर आप मुझसे ज़बरदस्ती वो प्राप्त चीज़ छीनेंगे तो मुझको तकलीफ तो होगी। और जनता को इस बात का दुख है कि वो निर्वाचन कर रही है कांग्रेस का, प्रदेश में वो कमलनाथ जी की सरकार बना रही है, और धन के जोर पे आप जबरदस्ती कमलनाथ जी को बेदखल करके खुद बैठ जा रहे हो। अगर आपको जनता देखना चाहती उस कुर्सी में तो चुनाव ही नहीं जिता देती। तो जनता जब नहीं देखना चाहती आपको, तो आप जबरदस्ती क्यों दिख रहे हो अपने धन के जोर पे? इसके खिलाफ आक्रोश है। ये बहुत सारे निर्माण कार्यों में इतना भ्रष्टाचार हुआ, सरकारी ज़मीनें बेच दी गई। हमारे शहर को देखिए, एक ऑटो नहीं खड़ा करने की कहीं जगह नहीं है, जाम लग रहे हैं शहर में, पार्किंग के स्थान नहीं है, ठेले गुमटी लगाने की कोई व्यवस्थित जगह नहीं है। क्यों? कौन करेगा इसे? आप विकास के दावे करते हो बड़े बड़े, आपने एक भी सरकारी ज़मीन ही नहीं छोड़ी। तो क्या आप निजी ज़मीन में, जो निजी व्यक्ति है वो अपनी ज़मीन आपको पार्किंग बनाने के लिए देगा? सर, भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीतियां हैं वो निचले तबके के लोगों पर हैं, तो आप किस तरह से आपकी योजनाएं हैं उनसे? देखिए, जितनी योजनाएं होती हैं वो सब सुनने में अच्छी लगती है, और उनके पीछे मंतव्य तो ये होता ही है कि वो लोगों को लाभ पहुंचाए। पर जब उसका क्रियान्वयन होता है तो किस तरीके का क्रियान्वयन हो गया है, इस पे योजना की सफलता निर्भर करती है। भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार, नौकरशाही से लेके और पार्टी स्तर पे इतना ज़्यादा है कि वो उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है वो सुविधा जो उसके, जिनके लिए वो योजना बनी। वो योजनाएं गलत लोगों के बीच में जा रही है। उन योजनाओं से वंचित वर्ग, उन योजनाओं से लाभान्वित वर्ग से बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए वो योजनाएं भी कोई परिवर्तनकारी नहीं हो। कांग्रेस में गुटबाजी जो है वो बहुत बड़ी समस्या है, तो उससे कैसे आप मैनेज करेंगे? उसके लिए आपने क्या कुछ सोचा है? देखिए, ये कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें वो हो जाती हैं, क्या कहना चाहिए उसको, एक प्रचलित कांग्रेस में गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी। यहाँ देखिए, दो विधायक एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। गुटबाजी तो वहाँ है, हमारे यहाँ कहाँ गुटबाजी? हमारे यहाँ तो हम लोगों ने मिलकर महापौर का चुनाव लड़ा। हाँ, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ अगर आप कांग्रेस के निर्णय से असंतुष्ट हो तो आपको कहने की स्वतंत्रता है, आप कहते हो वो चीज़ और स्वतंत्र होकर कहते हो। इसलिए कभी कभी लगता है
कि नेताओं के बीच में मतभेद है, पर वो मतभेद नहीं है, वो हमारी पार्टी की खूबसूरती है। विधानसभा आगामी जो चुनाव आ रहा है उसके लिए पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो दावेदारी ठोक रहे हैं, और ऐसा भी है कि अगर उनको टिकट नहीं मिलता तो उनके सुर के विद्रोह के सुर निकलेंगे। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक चीज को 10 लोगों का चाहना बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया है, ह्यूमन साइकोलॉजी। सब एक दूसरे चाह सकते हैं किसी चीज को, किंतु वो चुनाव के समय में जिस प्रत्याशी को टिकट मिले उसका काम करे, ये जरूरी है। और अगर प्रत्याशी चयन उचित होगा तो लोग काम करेंगे। और कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी चयन के लिए कमलनाथ जी इस बार संकल्पित है कि अच्छे प्रत्याशियों को टिकट देगी। और संगठन का क्या काम है? संगठन का काम ही है कि लोगों के बीच में सामंजस्य स्थापित करे। अगर कोई विरोध करना चाहेगा तो किससे विरोध करेगा? संगठन का पदाधिकारी उसकी बात मानने से रहा, और जनता तो उसी को वोट देगी जो उचित प्रत्याशी। इसलिए इससे कोई, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ेगा। बाद पार्टी में नया क्या होगा? देखिए, मैंने अपने काम करने के, संगठन को दुरुस्त करने के लिए, संगठन हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। हमारे पूर्व अध्यक्ष के जो गए हैं शुक्ला जी और मंगू भाई, इन्होंने ग्रॉस रूट तक संगठन को तैयार किया। बूथ कमेटियाँ बना दी, मंडलम बना दिए, ब्लॉक बना दिए। तो कांग्रेस में काम हुआ है संगठन का। अब मुझे केवल उसे गति प्रदान करनी है, और उसके लिए मैंने सोच रखा है कि मूलतः मैं 3 बिंदुओं पे काम करूंगा: संकल्प, सम्मान और संवाद। हमारा सबका कांग्रेस की, हमारी टीम का संकल्प रहेगा कि हमको प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनानी है। रीवा विधानसभा में 8 सीट में विजय हासिल करना है। इसके बाद रीवा लोकसभा सीट जीतनी है, और इसके लिए हम लोग संकल्पित रहेंगे। जो हमारा छोटे से छोटा कार्यकर्ता है, जो बड़ा से बड़ा हमारा नेता है, सभी को सम्मान दिया जाएगा और सभी से संवाद स्थापित किया जाएगा। किसी भी किस्म का हम कम्युनिकेशन गैप नहीं होने देंगे, जिससे लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग तैयार हो, भ्रांतियाँ आए या आपस में किसी किस्म की उलझन पैदा हो। सर, पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें 8 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई, तो अभी आप कितनी संभावना है कि कांग्रेस की सीटों की कितनी संभावना है इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में? देखिए, अभी जो वातावरण मुझे दिख रहा है और जो पब्लिक का मन दिख रहा है, और जिस tariके से महंगाई, बेरोजगारी और भारतीय जनता पार्टी के काल में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, और जिस तरीके से नौकरशाही पब्लिक हित की अनदेखी कर रही है, ऐसी स्थिति में तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें 8 सीट जीतनी चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा सीटों के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। कम से कम 170 सीटों की हम लोगों को जीत की आशा है। सर्वे भी आने लगे जिसमें ये चीज़ें आने लगी। सर, अगर आपकी पर्सनल हॉबीज़ की बात की जाए तो वो क्या है? देखिए, मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। किताबें पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। इसके अलावा खेल में बहुत इंटरेस्ट है। कौन सा खेल खेलते हैं? मेरे को एक स्पाइनल इंजरी हुई थी इंजीनियरिंग कॉलेज में जब मैं 2nd ईयर में था। तो मैंने उसके बाद खेला तो नहीं मैं, पर मुझे फुटबॉल बहुत अच्छा खेला। के लिए समय बहुत कम होता है। आप पार्टी के लिए इतने सालों से समय दे रहे हैं, आप एक बिल्डर भी हैं, तो अपने परिवार को कैसे समय देते हैं, कैसे मैनेज करते हैं सारी चीज़ें? देखिए, मेरा छोटा सा परिवार है। मेरी वाइफ भी यूनिवर्सिटी में है, टीचिंग में है। मेरा बेटा भी मेरे साथ रहता है, और मेरी बेटी बेंगलोर में है। और आपको ये बात सुन के आश्चर्य होगा कि मेरे बच्चों ने मैथमेटिक्स और फिजिक्स की ट्यूशन नहीं पढ़ी। इनको 10th, 11th, 12th में मैंने मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाई। तो मैं पर्याप्त समय निकाल लेता हूँ। मैं आज भी आपको बताऊँ कि मैं घर में कोई इंटरटेनिंग मूवी देख ही डालता हूँ। कोई सीरीज़ आ रही है तो मैं देख लेता हूँ, मैं समय निकाल लेता हूँ।
समय 24 घंटा बहुत ज़्यादा होता है। सर, अगर आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में पार्टी आपसे पूछती है कि कौन सा प्रत्याशी चुने, तो उसके लिए आपके जहन में कौन सा नाम होगा? देखिए, रीवा विधानसभा में कौन प्रत्याशी बनेगा, ये मेरा सोचना है कि हमारे पार्टी का हाईकमान तय करेगा और उस समय की परिस्थिति देख के तय किया जाएगा कि कौन प्रत्याशी होना चाहिए। सर, जैसे कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष आपने बनने की कभी खुद डिमांड रखी या फिर पार्टी का निर्णय था, या फिर यूँ कहें कि कांग्रेस के महापौर की सीट कांग्रेस के खेमे में आने का ये तोहफा आपको दिया गया है? देखिए, एज सच ये कह के मुझे नहीं दिया गया कि ये आपने सीट में महापौर का चुनाव का संचालन किया था, इसलिए हम आपको जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। और मैंने किसी से रिक्वेस्ट भी नहीं की थी कि मुझे जिलाध्यक्ष बनना, ना मैंने कहीं किसी नेता से बोला था, ना चर्चा की थी। ये बात ज़रूर हुई कि उससे मेरी हमारे जो नेता हैं कमलनाथ जी प्रदेश के, उनके दिमाग में ये बात आई कि मुझे ज़िले की अगर कमान देंगे तो जिस तरीके से मैंने चुनाव का संचालन किया था उस तरीके से मैं यहाँ कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करता हूँ। सर, कांग्रेस पार्टी का जो कार्यालय है वो मतलब सही जगह पे नहीं है, निश्चित जगह पे नहीं है, तो उसके लिए क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यालय हुआ करता था यहाँ घोघर में, और वो एक कायस्थ फैमिली थी जिन्होंने कांग्रेस को दिया था। वो कार्यालय में कभी कभार बहुत दिनों तक उस कार्यालय में संचालन होता रहा। बीच में वो कार्यालय जर्जर होता गया और उसकी टाइम पे रख रखाव या नया भवन नहीं बन पाया। इसके कारण अब कांग्रेस कार्यालय विहीन थी बहुत दिनों से, पर समय समय पर कांग्रेस कार्यालय के रूप में कहीं ना कहीं कोई ना कार्य करने की जगह रही है। पहले अमैया में कांग्रेस कार्यालय था, फिर कांग्रेस कार्यालय घोघर में ही जयस्तंभ के पास तैयार किया गया किराए के भवन में, और हमको भी यही कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे कांग्रेस को संचालित करें। ये जो मैं अपने ऑफिस से तो कांग्रेस नहीं चला सकता, इसलिए कहीं ना कहीं मुझे कोई भवन लेना पड़ेगा और उसमें हम कांग्रेस कार्यालय कराएंगे। और हमारे पास अच्छी ज़मीन है वो, और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे कार्यकाल में कांग्रेस भवन तैयार हो। सर, आप पार्टी कार्यकर्ता और रीवा जिले के लोगों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, रीवा की आम जनता के लिए मेरा एक ही संदेश है कि यह नववर्ष जो हो उनके लिए मंगलकारी हो, सुख समृद्धि और स्वास्थ्य देने वाला हो। और रीवा की जिले की जनता को इस बात के लिए मैं आश्वस्त करता हूँ अपनी ओर से, कांग्रेस पार्टी आपके हर संघर्ष में आपके साथ होगी, और साथ ही साथ जो आगामी वर्ष है इसमें जो हमारे नेताजी ने, कमलनाथ जी ने कहा है कि नया साल नई सरकार, तो हम ये जनता को आशान्वित करते हैं कि इस बार उनको एक नई सरकार मिलेगी जो जनता की सरकार। और युवाओं को, हमारे देश के जो युवा हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं के साथ मैंने बहुत काम किया, और युवाओं के लिए मेरा एक संदेश है कि उनको अपने कर्म पे महत्व देना चाहिए, काम करना चाहिए। अगर जो पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, जो खेल रहे हैं अच्छे से खेलें, जो रोज़गार कर रहे हैं वो अच्छे से ईमानदारी से अपना रोज़गार करें। ईमानदारी के रास्ते पे लोग चलें, ईमानदारी और मेहनत से जो लोग काम करते हैं उनको जीवन में सफलता मिलती है। इसके साथ साथ मैं युवाओं को एक चीज़ और कहूँगा कि आप अपना सक्रिय राजनीतिक सरोकार रखिए। एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन यूथ का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो वक्त आ गया है वो उस वक्त में अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने देश के लोकतंत्र को मजबूत ना करें, क्योंकि इस पे संकट ज़्यादा आ गया। अब भ्रम का वातावरण सोशल मीडिया मैदान में है, इतनी जल्दी चीज़ों का कुप्रचार हो जाता है, लोगों को भ्रमित करने के लिए ऐसे मैसेजेस हो रहे हैं, कम्युनिकेट हो जाते हैं कि उनको विजिलेंट होने की ज़रूरत है। इसके साथ एक और बात बोलना चाहूँगा कि हमारे देश का वातावरण और जो देश की हमारी
खूबसूरती थी कि अनेकता में एकता हमारे देश का पहचान थी। हमारे देश में हर 100 किलोमीटर में वेशभूषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है, संस्कार बदल जाते हैं, खान पान बदल जाते हैं। इतने विविधता वाले देश में इतनी एकजुटता थी। आज हमारे यहाँ कुछ राजनीतिक दल ऐसे आ गए हैं जो लोगों को बांट के अपनी विजय निश्चित करना चाहते हैं, लोगों के बीच में घृणा का बीज बो रहे हैं, नफरत पैदा कर रहे हैं। ऐसे फोर्सेस से सावधान रहने की ज़रूरत है, ऐसी शक्तियों से दूर रहने की ज़रूरत है और इनको लोकतंत्र के माध्यम से बाहर करने की ज़रूरत है, सिस्टम से बाहर करने की ज़रूरत है। ये जो देश के हमारा चैन खराब किया जा रहा है, जिस तरीके से देश का हमारा आपसी सौहार्द था, प्रेम था, ख़त्म किया जा रहा है, इसके खिलाफ यूथ को एकजुट होना चाहिए। सर, आपने अपना व्यस्ततम समय तेज खबर 24 फेस टू फेस को दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष इंजीनियर राजन शर्मा जी, जिन्होंने बताया अपने बारे में, अपने कुछ निजी जीवन के बारे में और अपने राजनीतिक जीवन के बारे में। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्हें खेल कूद बहुत पसंद है, वो कैसे अपने परिवार को समय देते हैं, इतना व्यस्ततम समय होने के बावजूद भी वो परिवार को अपने भरपूर समय देते हैं। और जैसे कि गुटबाजी की बात हुई कि कांग्रेस में गुटबाजी बहुत है, तो उन्होंने उसका ये जवाब दिया कि कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है और कांग्रेस से ज़्यादा बीजेपी में गुटबाजी है। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने अपने नए और ख़ास मेहमान के साथ और जानेंगे उनके जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।